बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एक खबर मैं आपको देता हूँ और वो खबर ये है कि बहुत सारे दानिश्वर और बहुत सारे जो हैं वो सियासतदान अभी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने कुछ जुमले बोले हैं, उन जुमलों की अपनी जानिब से एक नई तशरीह निकाल के और वो एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एक्चुअली इनकी कोशिश ये होती है किसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की फ़ौज ये आपस में लड़ते रहें और फ़ौज की पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ लड़ाई हो, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो इंतहाई गैर मकबूल और कमज़ोर होती चली जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ लड़ना को फ़ौज को ज़ेब तो नहीं देता, ना उन्हें सूट करता है, लेकिन ये लोग ये चाहते हैं कि ऐसा होता रहे। बहरहाल खबर यह है कि इमरान खान साहब के बारे में जो खबर चलाई गई, तमाम चैनल्स यही लिख रहे हैं। जियो न्यूज़ ने यह नहीं लिखा, उन्होंने थोड़ी अक्लमंदी की है, लेकिन ज़्यादातर चैनल्स को या तो मजबूर किया गया या उन्हें कहा गया, उन्होंने यही लिखा है। मिसाल के तौर पे इमरान खान का 9 मई वाक़यात पर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान, ये लिखा एक्सप्रेस न्यूज़ ने। इमरान खान का 9 मई के वाक़यात पर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान बिल्कुल ऐसे ही लिखा डॉन ने। और इसके बाद जो है दुनिया न्यूज़ ने इमरान खान का साने 9 मई पर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान, ये दुनिया न्यूज़ ने लिखा। एयरवाई ने भी इसको बानी पीटीआई का 9 मई वाक़यात पर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान, इसको ऐसे लिखा। अब जितने चैनल्स हैं वो सारे ऐसे के ऐसे ही लिख रहे हैं, लेकिन जियो ने इसकी तरह थोड़ी सी एक डिफरेंट हेडलाइन लगाई है। कम से कम उन्होंने अपनी गैरत का उतना बड़ा सौदा नहीं किया जितना बाकी चैनल्स ने कर दिया है। जियो ने लिखा, मुझे रेंजर ने घसीटा, क्या आपका हक नहीं मुझसे माफ़ी मांगे, ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर असल में जो खबर है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, और ये खबर कई जगहों पे छपी है। इमरान खान साहब ने कहा, जो क्लियरली इमरान खान साहब ने कहा इस हवाले से, एक तो वो ये कह रहे थे कि मैं माफ़ी क्यों मांगूं, माफ़ी वो मांगे जिन्होंने मुझे पकड़ के घसीटा। रेंजर्स के बारे में इमरान खान साहब कह रहे थे। और अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान का कहना था कि पहले 9 मई की सीसीटीवी फुटेज लाई जाए। उन्होंने कहा कि अगर पीटीआई के लोग 9 मई वाक़यात में मुलव्विस पाए गए और उन्होंने आग लगाई तो माफ़ी मांगूंगा। इमरान खान का कहना था कि अगर पीटीआई के लोग मुलव्विस पाए गए उनको पार्टी से निकालूंगा और सजा भी दिलवाऊंगा। यह इमरान खान साहब का कहना था। वो पहले दिन से कह रहे हैं कि हमने ये किया ही नहीं, और वो ये पहले दिन से कह रहे हैं कि कोई ऐसे सबूत ही नहीं है जिससे आप साबित करें कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। और अगर आपके पास सबूत हैं, आपके पास सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, आप सीसीटीवी फुटेज लाएं और दिखाएं कि जनाब ये देख लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जलाओ गिराओ कर रहे हैं। तो अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुलव्विस होगी, तो इमरान खान साहब ने कहा यह साबित हो जाए तो फिर मैं माफी मांग लूंगा। लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि मुझे रेंजर ने घसीटा, पाकिस्तान और आलमी सतह पर मकबूल तरीन शख्स की कोई इज्जत नहीं। उन्होंने कहा, क्या आपका हक नहीं कि मुझसे आप माफी मांगे, ये इमरान खान साहब ने कहा। और इमरान खान साहब ने फौज से बातचीत करने के लिए जो कहा था, उसके ऊपर भी इमरान खान साहब का रद्द अमल आया, और उसमें इमरान खान साहब ने क्या कहा, वो भी आप देख लें। फौज अगर बात नहीं करना चाहती तो ना करे। उनका कहना था कि उन्होंने फौज को मुज़ाकरात की पेशकश मुल्क की सूरत हाल के पेश नजर की थी। यानी इमरान खान बार बार कहते हैं मैं अपने लिए मुज़ाकरात नहीं कर रहा, और जो मैं बातचीत करना चाहता हूं वह मुल्की हालात की वजह से करना चाहता हूं, और फौज से करना चाहता हूं। फार्म 47 वालों से तो मैं बातचीत नहीं करूंगा। इमरान खान साहब ने अपने इस बयान को भी एक मरतबा फिर दोहरा दिया। लेकिन सारे के सारे कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे दानिश्वर ये कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के जो सहाफ़ी हमारे दोस्त हैं वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि साबित करें कि इमरान खान साहब ने माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया या कोई मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया, ये साबित करना चाह रहे हैं। हालांकि इमरान खान साहब ने कहा जी हमने किया ही नहीं, और अगर आप साबित कर देंगे तो माफ़ी भी मांगूंगा, उन बंदों को सजा भी दिलवाऊंगा जिन लोगों ने ये किया होगा। और वो पहले दिन से अपने मौके पर डटे हुए हैं। बल्कि इमरान खान साहब एक स्टेप और आगे चले गए। एक तो उन्होंने ये कहा कि फौज ने अगर बात नहीं करती तो ना करे, मैं तो मुल्क के लिए करना चाह रहा हूं। दूसरा उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने कि सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और नवाज शरीफ का नाम ईसीएल में डाल दें, और मेरा नाम भी ईसीएल में डाल दें। ये इमरान खान साहब ने कहा। उन्होंने कहा सारों का नाम ईसीएल में डाल दें, मैंने तो मुल्क से भागना नहीं है, मैं तो यहीं भी रहूंगा, इन सबका नाम भी ईसीएल में डालें, ये मुल्क से भाग जाएंगे। तो ये था एक्चुअली इमरान खान साहब का स्टेटमेंट। अब इसको तोड़ मड़ोड़ के क्यों बयान किया जाता है? देखें, ये फौज की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लड़ाई कराने की एक साजिश है, और ये जो बेचारे सियासतदान हैं या कुछ हमारे सहाफ़ी हैं, उनको ये लगता है कि फ़ौज की मुखालफत करके कोई भी इक़्तिदार में नहीं आ सकता। तो उन्होंने ये देखा ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शदीद तरीन जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत के बावजूद वो पाकिस्तान में भरपूर तरीके से
ना सिर्फ इंतखाबात जीती बल्कि उन्होंने झंडे गाड़ दिए अपनी कामयाबियों के, और अब तक वो मामला संभाला नहीं जा रहा। चाहे उसको एस्टेब्लिशमेंट संभालना चाहे, चाहे उस मामले को संभालना चाहे ये पीडीएम की सरकार, कोई भी नहीं संभाल पा रहा। अदालत भी मदद नहीं कर पा रही। काजी फायद ईसा साहब ने क्या कुछ नहीं इनको करके दिया, और अभी उन्हें एक्सटेंशन भी दिलवाना चाहते हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे। क्या हसीना वाजिद को वहां का काजी बचा पाया? नहीं बचा पाया। ऐसा होता नहीं है, जब हालात बिगड़ते हैं तो फिर कुछ भी नहीं बचता होता। लिहाजा उससे पहले पहले अपना किबला सबको दुरुस्त कर लेना चाहिए। ये तो है जी इमरान खान साहब का मामला। और अगर कोई ये समझता है कि माफी मंगवाकर शिकस्त दी जाएगी, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि पाकिस्तानी इदारे अगर जीतेंगे तो किससे जीतेंगे? पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जिसको पाकिस्तानी 70% लोग पसंद करते हैं, यानी पाकिस्तानियों को शिकस्त देकर आप फतह का जश्न कहां जाके मनाएंगे? मेरा तो ये सवाल है। अगर कोई ये चाहता है कि इमरान खान से माफी मंगवाई जाए, तो इमरान खान को शिकस्त देकर तो वो इस कौम को शिकस्त दे देगा, और अगर वो इस कौम को शिकस्त दे देगा तो अपनी जीत की सेलिब्रेशन किसके साथ करेगा? जाके इंडियन के साथ जाके करनी है, इसराइलियों के साथ जाके करनी है, अमेरिकन के साथ जाके करनी है, किसके साथ जाके करनी है? भाई रहना तो सबने यहीं पे है, मुल्क तो यही अपना है। अपनी हार सबकी हार, अपनी जीत सबकी जीत। और इमरान खान जो है वो सारे पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है। फिलहाल तो यही हकीकत है, अब इससे आप भाग नहीं सकते। एक और चीज भी मैं आपको बताता हूं कि बांग्लादेश का इंटेलिजेंस चीफ जो है वो भाग रहा था। वो मुल्क से फरार होने के लिए एक तैयारे में बैठा और निकल लिया। फिर तैयारे के अंदर से उसको उतारा गया बाद में, और उतार के उसको एक छावनी के अंदर ले जाके बंद कर दिया गया। ये आदमी बांग्लादेश के स्याह और सफेद का मालिक था। 86 बंदे बांग्लादेश में ऐसे हैं जो अभी भी गैर कानूनी तौर पे, जिनके बाकायदा बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं, जिन्हें इलीगली, गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पे, जबरी तौर पे उन्हें गुमशुदा किया गया है। और इसके लिए ये साहब रिस्पॉन्सिबल थे। ये वहां पे इंसानों को लापता करते थे, और लापता अफराद का मामला बहुत बड़ा था बांग्लादेश में। और बाकी भी बहुत सारे जुल्म और जबर इन्होंने किए, लोगों पे मुकदमात बनाए, झूठे मुकदमात बनाए। सियासी मुखालिफिन जो थे हसीना वाजिद के, उनको इन्होंने दबाया। तो हसीना वाजिद को तो भगा दिया गया, लेकिन ये भागने में भी कामयाब नहीं हुए। इन्हें जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें छावनी के अंदर बंद कर दिया गया है। ये सिचुएशन बन गई है बांग्लादेश में। एक और बहुत बड़ी खबर यह है कि आलिया हमजा साहिबा रिहा हो गई। 14 महीने तक इन्हें कैद रखा गया। देखिए 3 लोग ऐसे थे, खवातीन, बहुत सारी और खवातीन हैं, दर्जनों खवातीन हैं जिन्होंने जुल्म, जबर और फस्तायत के सामने वो डट कर खड़ी रही। खतीजा शाह साहिबा हैं, तैयबा राजा साहिबा हैं, आमना बुटर साहिबा हैं, और बहुत सारी है, मैं सबके नाम जानता भी नहीं हूं। हाँ, लेकिन ये सनम जावेद साहिबा, क्योंकि इनका बहुत नाम उछला, और साथ में आलिया हमजा साहिबा, और सबसे बढ़ के यास्मीन राशिद साहिबा, वो अभी तक जेल में है। 14 महीने पूरे जेल काटने के बाद अब आलिया हमजा साहिबा की रिहाई हुई है। और आज रिहाई होते ही मेरी उनके साथ जब बात हुई तो उन्होंने चंद जुमले बोले हैं, वो अमानत है मेरे पास, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। एक उन्होंने कहा कि मुझे जो इस्तकामत दी है वो मुझे अल्लाह ताला का तोहफा है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। मैंने इस बात को महसूस किया। इन 15 महीनों के अंदर मुझे ऐसा लगता रहा कि शायद मेरा अल्लाह चाहता है कि मैं अपने अल्लाह के ज्यादा करीब हो जाऊं। और मैंने बेबसी महसूस की है, मैंने तकलीफ महसूस की है, और मैंने बहुत सारा कुछ ऐसा सीखा है जिसके बारे में पहले मैं नहीं जानती थी। मैंने लोगों की तकलीफों को ज्यादा बेहतर अंदाज में महसूस किया है। मैं पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम और जो लोगों के साथ जुल्म और जबर होता है उसको अब ज्यादा बेहतर अंदाज में जानती हूं। फिर उन्होंने कहा मैं अपनी सीट वापस लूंगी, मैं अपने लोगों की कर्जदार हूं। उन्होंने मेरे से बड़ी दुआएं भी की, मेरी उन्होंने बड़ी मदद भी की, और उन्होंने मुझे जेल होने के बावजूद मुझे इलेक्शन में यहां के रवायती सियासतदानों के मुकाबले में जिताया। तो मैं अपनी सीट वापस लेने के लिए पूरी जिद्दोजहद करूंगी, और मैंने जो किया वो पाकिस्तान के लिए किया। मैं इमरान खान के साथ खड़ी थी, अभी भी खड़ी हूं। यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो काफी दिनों के बाद मंजरे आम पे आई। उनके चेहरे पे वही वाली मुस्कुराहट थी, दिखाई दे रहा था कि वो बीमार है। उन्होंने विक्ट्री का निशान बनाया हुआ था। तो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए मैं एक ही बात कहूंगा कि मियां साहब, आप यास्मीन राशिद साहिबा से सिर्फ एक मरतबा हार जाते तो बेहतर था। आपके पास मौका था, आप 8 फरवरी को अपनी शिकस्त तस्लीम करते और एक दफा यास्मीन राशिद से हार जाते। लेकिन मेरे ख्याल में आपको एक दफा की हार रास नहीं आई, अब वो आपको रोज हराती हैं। यास्मीन राशिद नवाज शरीफ को रोज शिकस्त देती हैं। जब सामने आती है उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा, उनकी गिरफ्तारी, उनके आसपास मौजूद पुलिस वाले,
उनको जेल में डाला जाना, उनके ऊपर मुकदमा चलाए जाना, उनके ऊपर जुल्म और फस्तायत और जबर किया जाना, और उसके बावजूद मुस्कुराते हुए उनका विक्ट्री का साइन बनाना। नवाज शरीफ को रोजाना शिकस्त दे रही है यास्मीन राशिद। जो काम एक शिकस्त के अंदर निमट सकता था ना नवाज शरीफ का, नवाज शरीफ ने उसको सैकड़ों शिकस्तों के अंदर कन्वर्ट किया अपनी बेटी के साथ और अपने भाई के साथ मिलकर। और एस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब को यह तोहफा दिया। मियां साहब, ये एस्टेब्लिशमेंट आपकी वफादार नहीं है। मियां साहब, ये एस्टेब्लिशमेंट आपकी खैर ख्वाह भी नहीं है। इन्होंने आपकी वो बेइज्जती करवाई है और आपकी वो ठुकाई करवाई है जो आपका सारा खानदान मिलकर आपकी नहीं करवा सकता था। जो इस एस्टेब्लिशमेंट ने मियां साहब आपके साथ कर दी है ना, सारी जिंदगी आप हाथ लगा लगा के भी रोएंगे ना, तो वो इज्जत आपको वापस नहीं मिलेगी। आज यास्मीन राशिद पाकिस्तान में मुजामत का इस्तारा है और आपसे तो बहुत बड़ी लीडर है। एक यास्मीन राशिद में से आज के दिन दर्जनों नवाज शरीफ निकलते हैं। ये कर दिया आपके साथ इस एस्टेब्लिशमेंट ने। मियां साहब, जावेद लतीफ बेचारा ठीक चीखता है मेरा दोस्त कि मियां साहब के साथ बहुत ज्यादती हुई है। मियां साहब, आपको समझ नहीं आ रही, जब आपको समझ आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अभी आप इक्तदार के झूले में बैठे हुए हैं, आपको मजे आ रहे हैं। नाज़रीन, एक वीडियो मुझे आज भेजी मेरे एक दोस्त ने, और वो वीडियो देख के मुझे बड़ी तकलीफ हुई। यानी मैं जब अगवा किया गया था रियासती इदारों के हाथों, तो मैंने उन्हें बहुत दफा कहा यार मेरे घर वालों से मेरी बात करवा दें। मैं 5 महीने तक, पौने 5 महीने में उनके पास रहा। मैं उन्हें कहता रहा मेरी बात करा दो यार, खुदा का वास्ता यार, मेरे घर वालों से बात तो करवा दो, उनकी पता नहीं क्या हालत हो जाएगी मेरे बगैर। मुझे दुनिया का बाहर पता ही कुछ नहीं है, और कम से कम मेरे घर वालों से मेरी बात करा दो, उनको ये तो पता चले उनका बेटा जिंदा है। क्योंकि मुझे ये बताया गया था तेरे घर वालों को ये पता है कि तू मर गया और तेरा नमाज जनाजा भी हो गया। तो मैं उन्हें कहता था यार मेरे घर वालों से मेरी बात करवा दो। मैंने बहुत कहा कि मेरे घर वालों से यार बात करवा दें मेरी, लेकिन मेरे घर वालों से उन्होंने मेरी बात नहीं करवाई। तो आज मैंने एक मां को अपने बेटे से बात करते हुए देखा। ये जो हाजी इम्तियाज चौधरी है ना, 2,18,000 वोट लिए इसने। पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा अवामी ताकत के साथ आने वाला एमएनए। हवाई जहाज के निशान के ऊपर बल्ले का निशान भी छीन लिया था। बल्ला होता तो ये 2.5 लाख वोट ले लेता। उसकी बूढ़ी वालदा जो है वो 93 ईयर्स की है, 93 साल की। उनके साथ बेटे की बात करवाई गई, और मुझे ये पता चला है कि इस डर से करवाई गई, अगवाकारों ने इसलिए करवाई कि उन्हें लगा कि इनकी वालदा को कुछ हो गया, कुछ लेने के देने ना पड़ जाए। तो बेटे से बात करवाई, तो माँ बेटे से पूछ रही है दवाई है तेरे कोल, तू ठीक है? फिर वो कह रही है उनका भी बड़ा शुक्रिया जो तेरी मेरे से बात करवा रहे हैं। यानी माँ अपने बेटे से बात करवाने वालों का शुक्रिया अदा कर रही है, उन लोगों का जिन्होंने बेटे को अगवा किया हुआ है। फिर बेटी भी बेचारी डरी डरी बात कर रही है। वो मैंने डाली हुई है सोशल मीडिया पे वीडियो, मेरे ट्विटर के ऊपर आप जाके देख सकते हैं। मुझे बड़ी तकलीफ हुई वो वीडियो देखने के बाद। और ये अवामी मुंतखब नुमाइंदे का हाल है पाकिस्तान में। एक एमएनए है 2,18,000 वोट लेने वाला, तो आम आदमी की पाकिस्तान के अंदर क्या हैसियत होगी इसका अंदाजा आप कर सकते हैं। नाज़रीन, एक और इलेक्शन कमीशन ने भंड कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी, ब्लंडर हो गया उनसे, और अब उन्हें लग पता जाएगा आने वाले दिनों में, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। जो भी ये कर रहा है इस तजर्बे के नतीजे में या तो ये मुल्क के अंदर कोई इमरजेंसी टाइप सिचुएशन लगाना चाहते हैं, लेकिन आसान नहीं होगा। पूरा पाकिस्तान निकल के बाहर आ जाएगा। इमरजेंसी तो नहीं लगने देगा पाकिस्तान, ना पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने के कोई चांसेस हैं। जो लगाएगा उसको लग पता जाएगा, आवाम बाहर आ जाएगी। और इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी भी अच्छी नहीं है, और पाकिस्तानी अवाम के अंदर भी उनके तेवर भी पाकिस्तानियों के अच्छे नहीं है। तो अब मैं आपको यह बता देता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने क्या किया। बजाय इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लिस्टें आवेजा करता इलेक्शन कमीशन, उन्होंने अधूरा काम किया। सूबाई सतह पे कर दी, कौमी असेंबली में नहीं की। अच्छा, या तो फिर आप दोनों जगह पे करें ना, और अगर आप दोनों जगह पे नहीं कर रहे, सिर्फ एक जगह पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपने जहां दिल किया वहां सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मान लिया और जहां दिल किया वहां नहीं माना। हुआ यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों का मामला चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी दरखास्त दायर करने का फैसला कर लिया है। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन दायर करेगा। आप देख लेते हैं क्या होता है इसमें, तफसीलात सामने आ जाएंगी। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक फैसला किया है। तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि जो इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की है वफाकी हुकूमत ने, क्योंकि देखिए 12 जुलाई को फैसला आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि जनाब इनकी मखसूस नशिस्तें इनके हवाले कर दी जाएं। अब उनकी मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले करने की बजाय इलेक्शन कमीशन डिले कर रहा है, और 6 तारीख तक यह सारा अमल होना था, लेकिन 6 तारीख तक यह अमल नहीं किया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो है वो 2 अब चांसेस हैं। एक तो यह कि अमल ना करने के लिए हुकूमत ने जवाब के तौर पे कानून साजी कर दी है,
उसको भी वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते थे। तो तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। बैरिस्टर घोरदी खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर की गई है, जिसमें इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। एडवोकेट सलमान अकरम राजा के जरिए से आर्टिकल 184(3) की दरखास्त में तहरीक इंसाफ ने वफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया है और दरखास्त में कहा गया कि तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करा चुकी है। 12 जुलाई के अदालती फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ का हक है। हुकूमत ने बदनीयती के ऊपर एक कानून साजी कर दिया, लिहाजा इसको कलअदम करार दिया जाए। दूसरा जो है, ये जो इलेक्शन तरमीमी एक्ट है ना, इसके जरिए से 2-3 चीजें जो हुकूमत करना चाहती है। एक तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली जिनको बदनीयती के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आजाद डिक्लेयर करवा दिया था, 41 है वो आजाद ही रहे। अब यानी कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे के नीचे या पार्टी के डिसिप्लिन के अंदर ना आए। वो आजाद रहेंगे तो उनको जब मर्जी उठवा लिया, उनके घर वालों को उठवा लिया, जब मर्जी उनका वोट यहां से यहां करवा लिया, तो ये 2 नंबरियां वो कर सकेंगे, इस पर डिफेक्शन क्लॉज नहीं लगेगी। ये वो चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो ये चाहते हैं कि मखसूस नशिस्तें उन्हें मिल जाए। अच्छा, अब ये 2/3 अक्सरियत जो उनको चाहिए होगी ना, फिर वो ये चाहते हैं कि 2/3 अक्सरियत यहां से पूरी कर दें। कैसे पूरी कर दें? वो ऐसे पूरी कर दें कि कादी फायदी साहब आपको फर्ज करें कि एक्सटेंशन देनी है, तो एक्सटेंशन देने के लिए जब हुकूमत बैठेगी तो मखसूस नशिस्तें अगर उनके पास नहीं भी है या उनके 4, 5, 6 नंबर कम भी हैं, क्योंकि कुछ मखसूस नशिस्तें वो लेने में कामयाब हो जाते हैं, कुछ मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाती हैं, तो इधर उधर करके फार्मूला बना के, तो ये जो आज़ाद बंदे हैं इनमें से 8-10 बंदों को अगवा करके, जबर करके, जुल्म करके इनका वोट जो है वो 2/3 अक्सरियत के लिए इस्तेमाल कर लिया जाए। और अगर इनका वोट वहां चला जाता है तो उसके नतीजे में ये अपनी मनमानी कर सकते हैं। तो ये एक फार्मूला है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त अदालतें और जजेस सो रहे हैं, वो जाग रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हुकूमत ये तजर्बा तो कर रही है, इसको ड्रैग कर लेगी, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होगा। क्योंकि देखें, हसीना वाजिद को दुनिया में अब पनाह नहीं मिल रही, जिससे पूरा बांग्लादेश पनाह मांगता था ना, उसको अब कहीं पनाह नहीं मिल रही। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।